चलिए भाई फिर शुरू करते हैं आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आज की मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। मॉड्यूल सी पर हम लोगों की लगातार बातचीत चल रही है। मॉड्यूल सी की तीसरी कक्षा में आज हम लोग मिल रहे हैं। पूरा बीआरबीएल कवर मैं आपका कर रहा हूं एमसीक्यू के माध्यम से। मेरी तरह ही बाकी आपके जो 3 और कंपलसरी पेपर उनकी क्लास भी शुरू हो चुकी है। आप लगातार यूट्यूब पर मिल रहे होंगे अध्यापकों से, टीचर्स से। सेकंड हाफ में हम लोगों की मुलाकात होती है, मतलब 7:30 बजे मेरे से आपकी मुलाकात होगी, फिर 8:30 बजे अरविंद सर से मुलाकात होती है, 9:30 बजे दिशा मैम से, और 10:30 बजे बीएफएम के लिए आपकी मुलाकात होती है महेश सर से। और सारे अध्यापक आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, सारी यूनिट्स को, सारे मॉड्यूल को ठीक से कवर किया जा रहा है। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी पर बीआरबीएल के विषय में मैं आपसे पूरी बातचीत कर चुका हूं। मॉड्यूल सी पर भी हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। मॉड्यूल सी पर आज हम लोग तीसरी मुलाकात कर रहे हैं और मॉड्यूल सी पर अभी और भी क्लासेस आपकी आने वाली है, इसके बाद भी। क्लियर है? तो आज देखते हैं मॉड्यूल सी के लिए पहला प्रश्न क्या है। क्लियर है? सरफेसी अधिनियम पर यह क्वेश्चन बना हुआ है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 वेयर आर ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज रजिस्टर्ड। क्लियर है? तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अगर सिक्योरिटाइजेशन हुआ है संपत्ति का तो वो कहां पर रजिस्टर्ड होगा, आपको ये बताना है। रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास, या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, या रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री के पास, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सरफेसी अधिनियम से पूछा गया है। मैं कुछ सरफेसी अधिनियम के विषय में आपको बता देता हूं। नरसिम्हन कमेटी सेकंड की रिकमेंडेशन के बाद सरफेसी एक्ट लाया गया था। सरफेसी एक्ट बैंकों को यह ताकत देता है कि जो संपत्ति उनके पास रखी गई है, क्लियर है, लोन को सिक्योर करने के लिए जो असेट्स उनके पास है, जो फाइनेंशियल असेट्स उनके पास है, उन पर वो एक्शन ले सकते हैं, उसका सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं, उसका इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं इस अधिनियम की मदद से, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। क्लियर है? तो सरफेसी अधिनियम पर एक थोड़ी थोड़ी बात आपको ये ठीक से समझ में आ गई होगी। और कुल 42 सेक्शन है, मुझे जहां तक याद आ रहा है 2002 में ये अधिनियम लाया गया था। ये पर्याप्त समय आप लोगों को इस क्वेश्चन पर दे दिया गया है। मुझे आंसर करें कि इस क्वेश्चन पर आपका क्या सही आंसर होगा। 5 सेकंड का टाइम दें, 5 सेकंड का टाइम लीजिए। निकल लो। तो 5 सेकंड आपके हो चुके हैं पूरे। चलिए देख लेते हैं क्या भैया। एक तो आपको एक तथ्य और मैं बता दूं, फिर इसका आंसर करते हैं कि इसका जो सही मामला है, जो सही आंसर है, वो सेक्शन 20 में लिखा गया है। सरफेसी अधिनियम में सेक्शन 20 में जो कुछ भी लिखा गया उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री। क्लियर है? तो जो भी सिक्योरिटी रखी गई है बैंकों के पास, अगर उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक उस पर इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, या उसमें रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या उनका सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है, तो इसे रजिस्टर्ड कराना होगा किसके पास? सेंट्रल रजिस्ट्री के पास। और सेंट्रल रजिस्ट्री कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 20 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 में। क्लियर है? तो सेक्शन 20 में सेंट्रल रजिस्ट्री की बात की गई है। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफिस कौन बनाएगा भैया? इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? सेंट्रल रजिस्ट्री। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में सेट अप अ रजिस्ट्री टू बी नोन एज द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ। अब देखिए पीछे आपको मैंने बता दिया कि कौन स्टैब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 20 के अंतर्गत। पर्पस क्या है आपको ये इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंट्रल रजिस्ट्री को स्टैब्लिश करने का पर्पस क्या है। खैर मेरे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था ठीक से कि क्या इसका पर्पस है। अगर आप इस क्वेश्चन को, पिछले वाले डिस्कशन को अगर आपने ठीक से सुना होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बेहद आसान है, गोलू टाइप का एकदम है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो एआरसीज है उनका रजिस्ट्रेशन है, इसका पर्पस सेंट्रल रजिस्ट्री का। या रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, या सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो ट्रांजैक्शंस हुए, यानी जो सिक्योरिटाइजेशन हुआ असेट का, वो रजिस्टर किया जाएगा। या रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट। या रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटाइजेशन का हो, या फिर वो किसका हो? रिकंस्ट्रक्शन का, फाइनेंशियल असेट के, उनके रजिस्टर करने के लिए रखा गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। सेंट्रल रजिस्ट्री का पर्पस ये है। या रजिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन जिसमें इन्वॉल्व है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है? तो आप यहां पर क्या पर्पस, इसका आंसर सही करेंगे। मैं कुछ और बातें आपको अपनी तरफ से बताता चल रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने समझा दिया गया। सेंट्रल रजिस्ट्री पर आधी बात तो मैंने आपको पीछे ही बता दी, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? सेक्शन 20 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। अब सेंट्रल रजिस्ट्री का जो ऑफिसर होगा, जिसके अंतर्गत ये सेंट्रल रजिस्ट्री काम कर रही होगी दोस्तों, वो कहलाता है सेंट्रल रजिस्ट्रार। और इसकी नियुक्ति होगी सेक्शन 21 के अंतर्गत। इसकी नियुक्ति होगी सेक्शन 20। देखिए सेक्शन 20
सेंट्रल रजिस्ट्री की बात करता है। सेक्शन 20A, सेक्शन 20B ये इसके सब सेक्शंस है ना, जहां पर आप इसके पावर्स वगैरह की बात करते हैं। और सेक्शन 21 किसकी बात करता है? सेंट्रल रजिस्ट्रार की बात करता है। ठीक साहब, तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे उम्मीद है, पिछले क्वेश्चन पर मैंने ये डिस्कशन आपसे किया भी था, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा रुकने की अब तो संभावना लग नहीं रही है, जरूरत नहीं, संभावना तो है, संभावना तो बिल्कुल रुके रहे, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछला डिस्कशन पिछले क्वेश्चन पे मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है वो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो सेंट्रल रजिस्ट्री देख लीजिए, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत है, सेक्शन 20 के अंतर्गत बनेगा, और सेक्शन 21 के अंतर्गत ये सारी चर्चा लिखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा। ठीक साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 13 ऑफ सब क्या, अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सरफेसी, if a debt is classified as non-performing asset, then the secured creditor may require the borrower to discharge his liability within dash days from the date of the notice। देखिए क्या है भैया, सेक्शन 13 ऑफ सरफेसी एक्ट की चर्चा पहले की जा रही है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपका लोन क्लासिफाइड हो गया एनपीए के अंतर्गत, मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने उस ऋण को क्या कर दिया, एनपीए में कन्वर्ट कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर वो क्रेडिटर होता है जिसके पास आपने ऋण लिया और सिक्योरिटी उसके आपने इंटरेस्ट उसके लिए क्रिएट किया है, मतलब कोई सामान बोलचाल की भाषा में संपत्ति आपने उसके पास रखी, वो सिक्योर क्रेडिटर कहलाएगा। और सरफेसी एक्ट सिर्फ सिक्योर क्रेडिटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉन सिक्योर क्रेडिटर है भैया वो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो राइट्स है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मे रिक्वायर द बोरोवर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी विद इन डैश डेज, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। तो सिक्योर क्रेडिटर क्या करेगा, अगर एनपीए में कन्वर्ट हो गया है तो एक नोटिस भेजेगा डेटर को, उसको क्या नाम है, हाँ डेटर को, जो आपका बोरोवर है, और उसको अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करने का कितना दिन का समय देगा। क्लियर है? 7 डेज का, 15 डेज का, 30 डेज का, 60 डेज का। सवाल समझ में आया कि अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने आपके लोन को एनपीए में क्लासिफाइड कर दिया तो ग्राहक को एक नोटिस भेजा जाएगा। क्लियर है कि भैया आप अपना लोन रीपे करिए, अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करिए। ये नोटिस जो भेजा जाएगा उसमें बात लिखी होगी कि आपको डिस्चार्ज करना है, तो इस नोटिस में कितने दिन का समय आपको दिया जा रहा है, और ये दिन शुरू होगा जब आप नोटिस रिसीव करते हैं, उस दिन से ये दिन शुरू हो जाता है। तो 7 दिन है, 15 दिन है, 30 दिन है, 60 दिन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट मामला है, इसको याद रखिएगा, ये सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े, पहले इसका आंसर करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर होगा इसका सही? कितने दिनों के अंदर ग्राहक को नोटिस देनी, ग्राहक को वो अपना लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है, यानी पेमेंट कर देना होता है। कितने दिनों के अंदर ये पेमेंट होगा? आंसर करते चलिए दोस्तों। क्लियर है? चलिए, पर्याप्त समय आप लोगों को दे दिया गया। इसके लिए ग्राहक को जो समय मिलता है वो कितने दिन का मिलता है? 60 डेज का। कितने दिन का मिलेगा मित्र? 60 डेज का। सेक्शन 13 के अंतर्गत ये नोटिस जाती है, तो 60 डेज है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केस टू एन एआरसी। एआरसी को क्या करने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है ना? एआरसी को क्या करने के लिए आरबीआई की पहले प्रायर अप्रूवल यानी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करने के लिए आपको यह बताना है? एनी सब्सटेंशियल चेंज इन द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर कोई सब्सटेंशियल चेंज करता है एआरसी, जिसमें क्या क्या शामिल है? मैनेजमेंट में परिवर्तन करना, जैसे नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना, नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना, या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना, ऐसा कोई चेंज करेगा तो उसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। या इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या जो संपत्ति है, जो असेट रखा गया फाइनेंशियल असेट, अगर उसका इन्फोर्समेंट करेगा। इन्फोर्समेंट करने का मतलब होता है उस संपत्ति पर पोजीशन ले लेना, उसको बाजार में बेच के अपना लोन रिकवर करना। क्लियर है? या चेंज इन इट्स नेम, या अगर एआरसी अपने नाम में परिवर्तन करेगा, या चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ हिज रजिस्टर्ड ऑफिस, या अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लोकेशन में परिवर्तन करेगा, तो किसके लिए प्रायर अप्रूवल यानी पूर्व अनुमति की आवश्यकता एआरसी को नहीं होती आरबीआई से लेने की? आंसर आपको ये करना है, बताइए, आंसर करिए, आंसर करिए मित्रों, आंसर करिए, आंसर करते चलिए। समझ में आ गया? इन्फोर्समेंट, देखिए सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है? आपके एसेट, फाइनेंशियल एसेट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देना, ये सिक्योरिटाइजेशन होता है। रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करेंगी। वो क्या करती है? आपके लोन को रिकंस्ट्रक्ट करती हैं, उसकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है, या उस कंपनी के मैनेजमेंट पर जो है अधिकार किया जा सकता है, इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है ताकि लोन की रिकवरी हो सके, एक पार्ट को बेचा जा सकता है। तो ये सब किस में आ जाता है? आपके रिकंस्ट्रक्शन में आ जाता है। और जबकि इन्फोर्समेंट का मतलब है कि अब जैसे बैंक अगर इन्फोर्समेंट अप्लाई कर रहा है तो ऐसे केस में वो संपत्ति पर पोजीशन ले लेगा और उसको मार्केट में बेच सकता है बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। सरफेसी एक्ट यही एक बढ़िया सुविधा दे रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया गया भैया। इस सारे कामों के लिए एआरसी को
अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत है, उसके बाद ही वो करेगा, लेकिन इन्फोर्समेंट करने के लिए उसको पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वो बिना आरबीआई के पूर्व अनुमति के भी संपत्ति को बेच सकता है, उसका इन्फोर्समेंट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब पिछला सवाल पूछा गया था कि किसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, इस बार पूछा गया कि एआरसी को क्या करने के लिए आरबीआई के प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एनी सब्सटेंशियल चेंज इन इट्स मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट में अगर कोई सब्सटेंशियल चेंज कर रहा है, या लोकेशन चेंज कर रहा है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की, या अपने नाम में चेंज कर रहा है, या डी ऑल ऑफ द अबव। पिछला वाला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं। आपके लिए काम मैंने बेहद आसान कर दिया है। बताते चलिए मित्रों, आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इस क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल आराम से आंसर मिल जाएगा। एआरसीज की स्थापना, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत ही होती है। क्लियर है इतनी बात? सरफेसी अधिनियम, नरसिम्हन कमेटी सेकंड की रिकमेंड, फर्स्ट में भी रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन सेकंड में फिर से जब दोबारा रिकमेंडेशन दी गई तो जो है ये जून 2002 से लागू हो चुका है भारत में। और ये कोर्ट का अधिकार देता है कि जो संपत्ति उनके पास रखी गई है, जिस पर उनके लिए इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, चार्ज क्रिएट किया गया है, उस पर वो अधिकार कर सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो पिछले क्वेश्चन पर आप लोगों को ये सारा डिस्कशन मैंने करके समझाया था, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। इन सबके लिए एआरसी को, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, आरबीआई की पूर्व अनुमति, प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है मेरे दोस्त। इसलिए डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। एज पर प्रोविजन ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, सिक्योरिटी रिसीट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जो सिक्योरिटी रिसीट होती है, आपको यह बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, आपको यह बताना है इस ऑप्शंस के माध्यम से मेनली, या डिपेंड करता है कुछ मामलों पर। तो जो सिक्योरिटी रिसीट होती है वो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन से। किसके पास रजिस्ट्रेशन से? सेंट्रल रजिस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन से। क्लियर है? तो एग्जेम्प्टेड है। सरफेसी एक्ट का प्रोविजन कहता है कि एज पर प्रोविजन ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, सिक्योरिटी रिसीट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। क्या सिक्योरिटी रिसीट रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड है? आपको बताना है भैया। द रजिस्ट्रार विल डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। ये अमाउंट पर डिपेंड करता है कि उसके रजिस्ट्री होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। या कह रहा है बी कि भैया ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सी कह रहा है कि नहीं ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और डी कह रहा है एग्जेम्प्टेड ओनली इफ द अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। ये 1 लाख है ना, 1 लाख रुपीस। और ये कह रहा है कि भैया एग्जेम्प्टेड एक ही केस में है, जब वो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का होगा। आप बताइए भैया। सिक्योरिटी रिसीट आरओसी के पास रजिस्टर्ड होंगी, तो आपको बताना है एग्जेम्प्टेड है या नहीं। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये डिपेंड करता है अमाउंट पर, या डिपेंड रजिस्ट्रार ये तय करेगा, है ना, कितने अमाउंट का है। ये एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी भैया, इसको ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। जो क्वेश्चंस आज आपके सामने देखने को मिल रहे हैं वो सरफेसी अधिनियम से क्वेश्चंस ये सारे बनाए गए हैं, सरफेसी एक्ट से। क्लियर है? सरफेसी एक्ट से क्वेश्चन बनाया गया है। आंसर करते चलिए दोस्तों। क्लियर है? देखिए, आपके सिलेबस में, आपके बीआरबीएल के सिलेबस में सरफेसी अधिनियम को लेकर एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये दिखी है कि सरफेसी एक्ट में लगभग सेक्शन बड़े प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत बड़ा अधिनियम तो नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ जाता है, इसलिए अपने आप ये बड़ा हो जाता है। तो आपके सिलेबस में इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ताकि वो इजिली आपको याद हो पाए, बहुत बड़ा भी ना लगे, आप बोर भी ना हो। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, और ये मनोवैज्ञानिक तरीका, इस तरीके का छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके पढ़ना बहुत अच्छा तरीका है। क्लियर है? चलिए, पर्याप्त समय दे दिया गया भैया। आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी वो एग्जेम्प्टेड है। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है, उनको बाहर रखा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये होता क्या है भैया? सिक्योरिटी रिसीट होती क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना कि क्या किया जाएगा, सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइनेंशियल असेट को। अब ये सिक्योरिटीज जारी की जाती है किसको? इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स को जब सिक्योरिटी जारी की जाएंगे, वो सिक्योरिटी परचेज करेगा, तो एक रिसीट उसे मिलेगी ना, तो इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट 2002, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन। आपको ये बताना है कि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जो फाइनेंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन होता है, उनमें कौन सा इसमें से नहीं आता है? क्या नहीं आता है? सेल इफ द सेल ऑफ द असेट होता है, इफ नहीं होगा ऑफ होगा, असेट का बेचा जाना, या रीशेड्यूल ऑफ द ड्यू पेबल ऑफ द बोरोअर, या जो बोरोअर के ड्यूज है जो अभी आना बाकी है उसको रीशेड्यूल करना, या टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट, या उसकी उस कंपनी पर यूनिट पर
मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लेना, या नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव आएगा? बताएं भैया, बताइए क्या है? सिक्योरिटाइजेशन पूछा, रिकंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, बताते चलिए। रिकंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, आंसर करते चलिए, क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इसका ध्यान रखेंगे भैया, इज नॉट अ पार्ट, है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन सा पार्ट नहीं है, आंसर ये आपको करना है, कौन सा पार्ट नहीं है, आंसर आपको ये करना है। आंसर करिए, 5 सेकंड का और समय ले लीजिए और आंसर करिए। कौन सा रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं भैया, ये आपको आंसर करना है। 5 सेकंड पूरे हो गए। देखिए पिछला वाला अगर आपने डिस्कशन सुना होगा पिछले क्वेश्चंस पर, तो मैंने इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है ये भी बताया, रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है ये भी बताया, सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है ये भी बताया, और रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपसे कहा था कि लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं, ऋण को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या मैनेजमेंट को एक्वायर कर सकते हैं और मैनेज इस तरीके से करेंगे ताकि उससे कुछ लाभ हो, एक पार्ट को बेच सकते हैं। तो ये सब भैया आएगा, लेकिन पूछा गया कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो अगर इसमें देखिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये क्या है भैया, ये सारे तो पार्ट है ही, तो आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे क्या है, ये रिकंस्ट्रक्शन के पार्ट होंगे। क्लियर है? सरफेसी एक्ट से सवाल बना। अगला देखते हैं, एज पर प्रोविजन ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, व्हेन एन असेट इज ज्वाइंटली फाइनेंस्ड बाय मोर देन वन सिक्योर्ड क्रेडिटर, हु कैन इन्फोर्स द राइट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखिए क्या है कि लोन दिया गया ग्राहक को और उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा बैंकों ने ऋण दिया है। तो अगर ग्राहक डिफॉल्ट कर जा रहा है, तो ये जो सरफेसी एक्ट के राइट्स हैं भैया, ये कौन इस्तेमाल करेगा? ये राइट्स किसके पास आते हैं, यानी जो इन्फोर्समेंट का राइट है वो किसके पास आएगा? अगर दो सिक्योर क्रेडिटर है तो सिक्योर क्रेडिटर क्या रिप्रेजेंटिंग मिनिमम ऑफ 3/4 इन द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। उस डेट तक, रिकॉर्ड डेट तक भैया वो सिक्योर क्रेडिटर जो कम से कम रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका कम से कम 3/4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो करेगा, या एनी ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर, या दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या ऑल द सिक्योर क्रेडिटर टुगेदर, या सारे सिक्योर क्रेडिटर एक साथ मिलकर करेंगे, या सिक्योर क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग मिनिमम ऑफ 2/3 इन द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑन द रिकॉर्ड डेट, या वो सिक्योर क्रेडिटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 वैल्यू, है ना, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 2/3। ये आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। क्लियर है? तो ये 2/3 और 1/4 और, है ना, हाफ या 50% इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लीजिए, लेकिन इत्मीनान से इस पर आंसर करिए। सारे क्वेश्चंस आपके सरफेसी एक्ट से बनाए जा रहे हैं। चलिए, पर्याप्त समय दे दिया गया है। अगर ऐसा कोई केस आता है कि किसी ग्राहक को लोन ज्वाइंटली दिया गया है सिक्योर्ड असेट के बदले में, और ऐसे केस में ग्राहक डिफॉल्ट कर जाता है, तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत भैया जो इन्फोर्समेंट का राइट है वो किसके पास आएगा? तो ये अधिकार आता है उस क्रेडिटर के पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आज की डेट तक का है उसका 3/4 वो रिप्रेजेंट करता हो, 3/4 अगर वो रिप्रेजेंट करता है तो, यानी इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये सब डेटा याद रखिए भैया, नहीं तो एग्जामिनेशन में दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि हमें याद नहीं होता मामला, तो समस्या आ सकती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर्म्ड अंडर सरफेसी एक्ट 2002? भैया जो सेंट्रल रजिस्ट्री हम लोग बार बार बातचीत कर रहे हैं सेक्शन 20 के अंतर्गत, सेक्शन 20 के अंतर्गत, सेक्शन 20 के अंतर्गत जो सेंट्रल रजिस्ट्री की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो फॉर्म किया गया उसका वास्तव में नाम क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी असेट इंटरेस्ट, सिरसई जिसको कहा जाता है। अब इसको देखिए, थोड़ा थोड़ा शब्द का अंतर होगा, सिरसई सब में लिखा हुआ है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योर्ड असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिरसई, या सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिरसई, या नन ऑफ द अबव। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और नाम ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा और आंसर करिए। क्या कहा जाएगा? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी असेट इंटरेस्ट है। क्लियर है? यहां पर सिक्योरिटी असेट इंटरेस्ट है, तो यहां पर सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। आंसर करते चलिए, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है? यहां सिक्योर्ड है, यहां सिक्योरिटाइजेशन है, तो अंतर है। आंसर करिए। देखिए, अब ये पूरा नाम पूछा गया है बाबू, ये डेटा पर क्वेश्चन आधारित है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं, क्योंकि पूरा पूरा नाम पूछा गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा रुकते नहीं है।
इसका जो सही आंसर होगा होगा सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरसई, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और ये सब हम लोग कहां पढ़ते हैं, सेक्शन 20 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। अभी सरफेसी अधिनियम पर मेरी आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि सरफेसी एक्ट एक बड़ा अधिनियम है। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी इस पर आपसे चर्चा की है कि आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ अपनी बात और रखना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर आइए, जुड़िए, मैं आपके सवालों के जवाब के साथ लगातार आपसे मुलाकात करता रहूंगा। ये सारी की सारी सुविधाएं आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ हम लोगों ने लाइव डाउट सेशन भी टेलीग्राम पर शुरू किया है, तो आप अपने लाइव डाउट सेशन में जुड़ सकते हैं, डाउट्स आप अपने पूछ सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, प्रिपरेशन हो, बीआरबीएल का पेपर हो, कोई भी डाउट हो आपका। या आप इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन कर सकते हैं, या आप सीधे टेलीग्राम पर जाएं और टाइप करें वहां पर आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, आप मुझसे वहां से जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वहां आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतनी बात रखते हैं, अगली मुलाकात में अभी सरफेसी अधिनियम पर और बात होनी। मॉड्यूल सी आपका बड़ा मॉड्यूल है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।